So today we will discuss about biological effects of radiation. So basically biological effects means how radiation affects biologically. थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, but there are some terms, some terminologies which we need to understand. First is radio sensitivity. Radio sensitivity means that how much the biological thing is sensitive to radiations. That means जो radiations है उसका कितना अफेक्ट, कितनी जल्दी अफेक्ट जो है वो biologically हमें दिखा देता है. Suppose because of radiation there are sometimes skin rashes, चाहे initially आ जाए. So this is sensitivity. Some things are very much sensitive and some things are not sensitive, and that sensitivity is basically ट्रांसफर्स. बेसिकली हमें जो सेंसिटिविटी मिलेगी वो मिलेगी एक नेगेटिव इफेक्ट की तरह, बट उस चीज को हम क्या कहेंगे? रेडियो रिस्पॉन्सिवनेस. रेडियो रिस्पॉन्स मिल गया ना हमें, तो दैट इज रेडियो रिस्पॉन्सिवनेस. एंड सम थिंग्स आर रेजिस्टेंट टू रेडिएशन, सो दैट इज कॉल्ड रेडियो रेजिस्टेंट. अब क्या क्या रेजिस्टेंट होता है, क्या क्या नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. सो अगर डोसेज की बात करें हम, सबसे पहले लेट मी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल डोज. सो मैक्सिमम परमिसिबल डोज बेसिकली होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम permissible dose. So what is maximum permissible dose? It is a maximum dose equivalent that a person or a specified part shall be allowed to receive in a stated period of time, right? That means a maximum dose जो कि equivalent to that person specified, जो कि वो allow कर रहा है to receive in a state period of time. किसी particular time पे वो कितनी डोसेज को अलाउ कर रहा है, दैट इज योर मैक्सिमम परमिसिबल डोज. सो मैक्सिमम परमिसिबल डोज फॉर अ whole body for radiation workers in a year. Radiation worker के लिए there is a limit which is 5 rem, right? And maximum permissible dose for a whole body for the radiation worker in 1 week is 0.1 rem. That means maximum permissible dose वो हुई जिसमें हम इतनी हम रेडिएशन ले सकते हैं, इसके बाद हमें नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. और मैक्सिमम परमिसिबल डोज फॉर होल बॉडी फॉर जनरल पब्लिक इन 1 ईयर, ये जनरल पब्लिक के लिए है. 1 ईयर में इज 0.5 ग्राम, राइट? एंड मैक्सिमम परमिसिबल डोज फॉर गोनाड्स एंड बोन मैरो इन 1 ईयर is 5 rem. And maximum permissible dose for gestation period in relation to fetus is 0.5 rem. And for skin in a year is 15 rem. अब इसमें आप एक चीज देख रहे हो, मैक्सिमम डोसेज, परमिसिबल डोसेज है 5 rem. इससे ज्यादा कोई नहीं है एक्सेप्ट स्किन, बिकॉज स्किन में रिवर्सिबल चेंजेस कुछ आ भी जाते हैं तो वो चलेगा. रैशेस आ गए, ठीक हो जाएंगे. ड्राइनेस होगी, ठीक हो जाएगी. लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें हमें परमानेंट चेंजेस नहीं चाहिए.
उनको हमें बिल्कुल दूर रखना है, जैसे जेस्टेशन पीरियड ड्यूरिंग फिटल लाइफ, गोनेड्स, बोन मैरो विच आर मोस्ट सेंसिटिव, राइट, एंड जनरल पब्लिक जिसको कोई लेना देना नहीं इस चीज से, वाई टू एक्सपोज देम, सो उनका एक्सपोजर 0.5 REM होना चाहिए, ठीक है। सो मैक्सिमम डोसेज आपकी 5 REM आ जाती है एंड मिनिमम इज 1.1 ml इन अ वीक फॉर द रेडिएशन वर्कर। तो इसको ध्यान रखना, इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है, राइट। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ नोटिसेबल स्किन रिएक्शन कॉल्ड एज एरिथमा डोज। Erythema dose, the skin erythema dose is 300 to 400 R रोएंटिजन, राइट। सो इसको याद रखना है, चाहे रट लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूल गेट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसमें से, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। सो अगर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन इज लेस देन और इक्वल टू 10 raised to power minus 15 seconds है, then there are physical changes। क्या फिजिकल चेंजेस होंगे? वाटर की आयनाइजेशन हो जाएगी, दैट्स इट। दैट मीन्स ये डोसेज हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। 10 raised to power minus 15 to 10 raised to power minus 12 seconds मिल जाती है अगर, देयर इज प्री केमिकल चेंजेस, कुछ आयंस ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अगर लेस देन और इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, देन देर इज बायो केमिकल चेंज। मिनट हो जाएगा, देन देर इज सेल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इफ डेज, देन यू विल सी चेंजेस इन GI एंड CNS। इफ वीक्स का एक्सपोजर हो जाता है, देन लंग फाइब्रोसिस। ईयर्स का हो जाता है, देन योर कैटरेक्ट, कैंसर एंड चेंजेस ऑफ DNA, दैट मीन्स चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग्स। सो इस तरह हमारा चलता है, मिनिमम डोज से मैक्सिमम डोज तक क्या इफेक्ट होता है। दीज आर अकॉर्डिंग टू जनरल स्टडीज, राइट। सो आयोनाइजेशन, अब हम आयोनाइजेशन की बात करें तो आयोनाइजेशन क्या अफेक्ट करती है? आयोनाइजेशन से क्या होता है? आयोनाइजेशन क्या करती है, जो भी फोटोन आएगा वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा बाहर, जो भी रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी उससे, तो दैट विल अफेक्ट ऑन DNA, sometimes on one strand which is not lethal, sometimes on both the strands which is lethal or maybe may lead to death। ये हम पढ़ चुके, राइट। एंड एक चीज हमने और पढ़ी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपोजर था, इनडायरेक्ट बेसिकली इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि रिक्वायर्स आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एज एन इंटरमीडिएट चेंज। 2/3 of biological effect occur by indirect effect, as water constitutes 70% by weight in a biological system। ठीक है, जो इनडायरेक्ट है वो 70% सॉरी, वो 2/3 ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट करेगा, क्योंकि 70% हमारी बॉडी में वाटर बाय वेट। लेकिन जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट अगर है तो डायरेक्ट ऑल्टरेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बाय आयनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू 1/3 ऑफ biological effects of radiation, right? So just remember, direct 1/3 करता है, indirect 2/3 करता है से, ठीक है। X-ray radiations causes damage to the living system by their property of ionization, so that may be direct ionization, that may be indirect ionization। डायरेक्ट आयोनाइजेशन हमारी 1/3 अफेक्ट करती है,
जो भी इफेक्ट होंगे वो 1/3 इफेक्ट डायरेक्ट के अंडर आएंगे, 2/3 जो है इनडायरेक्ट के अंडर आएंगे, राइट. There is one question regarding this is, let me discuss that X-ray causes radiation damage primarily by their property of radiations. ये AIPG 14 में आया हुआ है, AIPG 14, कि how X-ray damage primarily, X-ray damages primarily by its what type of property. So एक्सरे की क्या प्रॉपर्टी होती है जो प्राइमरीली डैमेज करती है बॉडी को? सो ऑप्शंस हैं हमारे पास, पेनिट्रेशन, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर आयनाइजेशन. सो बेस्ट ऑप्शन इज आयनाइजेशन, बिकॉज मैक्सिमम देखो 2/3 इनडायरेक्ट कर रही है, 1/3 डायरेक्ट कर रही है, बट all is due to ionization. So ionization is X-ray radiation causes damage to living system by their property of ionization. That may be directly or indirectly, right? So next point is, सर एक्सक्यूज मी हाँ सर. जी, yes yes, सर ये इनडायरेक्ट वाला समझा देना एक बार, मैंने अटेंड नहीं किया था ना ये वाटर वाला, देखो कि कैसे इफेक्ट करते हैं. सिंपल सी बात है, हमारा एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, एक्सरे रेडिएशन से क्या होगा? आयनाइजेशन होगी. आयनाइजेशन क्या करेगी? वाटर की आयनाइजेशन करेगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डोज. दैट इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट विल लीड टू 1/3 ऑफ टोटल डैमेज में से, डायरेक्ट 1/3 डैमेज को बिलोंग करता है, एंड इनडायरेक्ट जो है वो 2/3 को बिलोंग करता है. बाकी जितनी भी कहानी थी उनमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डायरेक्ट 1/3 को अफेक्ट करता है और इनडायरेक्ट 2/3 को अफेक्ट करता है. क्यों करता है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट आयनाइजेशन मेनली अफेक्ट्स द वाटर, बिकॉज अब वाटर, पूरी बॉडी जो है 70% ऑफ बॉडी वेट इज वाटर, सो मैक्सिमम इफेक्ट इसकी वजह से आता है, बिकॉज ये मैक्सिमम आयनाइजेशन करती है. जितनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी उतना ज्यादा इफेक्ट होगा. 70% अगर वाटर ही वाटर है तो 70% को अफेक्ट करेगी. दैट मीन्स 2/3 ऑफ इफेक्ट जो है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट आयनाइजेशन से होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट आयनाइजेशन. ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि the biological effects of radiation can be classified according to characteristics of effects occurring times and objective that show the effect. So characteristic effects क्या होते हैं? इसके दो तरह के effects हैं, दो तरह के biological changes हैं basically. Biochemical changes, the correct word is biochemical changes. दो तरह के चेंजेस हैं. वन इज डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, एंड योर स्टोकेस्टिक इफेक्ट. अब इनको ध्यान से सुनना, इनमें से भी क्वेश्चन आता है. So radiation induced killing of large number of cells comes under deterministic effect. There is large number of killing of cells, and stochastic effect characterized by sublethal damage. Sublethal damage to individual cell that result in cancer formation or heritable mutation. अब जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है, सपोज दिस इज योर डीएनए, ये क्या करेगा? पूरे के पूरे दोनों स्ट्रैंड्स को अफेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी.
ये क्या करेगा, एक स्ट्रैंड को अफेक्ट करेगा। सपोज इसने इस स्ट्रैंड को अफेक्ट कर दिया और इतनी सीक्वेंस चेंज कर दी, तो ये क्या करेगा, म्यूटेशन कर देगा। म्यूटेशन करेगा या फिर कैंसर फॉर्मेशन कर देगा। कैंसर इज व्हाट इट इज, ओवरग्रोथ ऑफ सेल्स। सो अगर डोसेज इतनी है कि वो सिर्फ एक स्ट्रैंड को अफेक्ट कर रही है, विच विल कॉज म्यूटेशन एंड कैंसर फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक इफेक्ट। एंड इफ इट इज अफेक्टिंग बोथ द स्ट्रैंड्स को डैमेज कर दे रही है, then it will lead to death of cells, which is called deterministic effect, right? Now अब इसमें अगर आप बात करोगे कि ये दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द डोसेज कितनी है उस पर डिपेंड करेगा ये सारा कुछ, कि कितनी परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल डोज कितनी हमने अलाउ की हुई है, अदरवाइज उसके बाद ये इफेक्ट आने शुरू हो जाए। ठीक है, सो अब हम कुछ हमारे पास ऑक्यूपेशनल लिमिटेड डोजेस हैं, ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट्स हैं, और मैक्सिमम परमिसिबल डोज कितनी होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट इज योर गोनैड्स, बोन मैरो। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विच इज मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट इन आवर बॉडी। मैंने बताया हुआ है, क्या चीज है मोस्ट रेजिस्टेंट? एनीबॉडी? नर्व्स, न्यूरॉन्स। गुड 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 गुड, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट हैं। और रेडियो सेंसिटिव कौन है सबसे ज्यादा? वेजिटेटिव माइटोटिक सेल्स। ठीक है, माइटोटिक सेल्स, जिसमें आप क्या आ जाते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स आ जाते हैं, है ना, बेसल सेल्स ऑफ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। तभी सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें बेसल म्यूकस मेम्ब्रेन पे दिखता है, ड्राइनेस हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर हमारा रेडिएशन एक्सपोजर है। यहाँ पे तो जनरल हॉस्पिटल साथ में नहीं है। When I was in internship in IGMC, then we faced lots of patients because वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, तो वो पहले एक डेंटल क्लियरेंस के लिए आते हैं। ठीक है, सो फॉर द डेंटल क्लियरेंस व्हेन दे केम, वी हैव टू रिमूव ऑल द लीजन्स, लाइक इफ they may be carious, they may be there is a fractured tooth or root stumps, we have to remove these, क्योंकि बाद में क्या होगा, वेस्कुलरिटी भी कम हो जाएगी, ड्राइनेस भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जीरोस्टोमी आ जाता है, तो बाद में हीलिंग नहीं होगी, तो मैक्सिमम लीजन्स को हमें रिमूव करना है। ठीक है, बट समटाइम्स आफ्टर रेडिएशन भी पेशेंट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रेडिएशन कैरीज हो जाती है उनको। I remember one patient, he had undergone mandibulectomy. उसका मैंडिबल पूरा का पूरा जो था वो स्टेनलेस स्टील का, उसका जो बोन पूरी मैंडिबुलेक्टमी करके स्टेनलेस स्टील पूरा उसमें ओपीजी में आई हैव सीन। तो उसका इतनी ज्यादा ड्राई, बिकॉज उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, तो ड्राइनेस है माउथ में, एंड ड्राइनेस की वजह से वो उस पेशेंट का आई हैड डन, आई थिंक कितने अपर में, आई थिंक उसके 10-12 10 to 12 टीथ थे, तो उसमें से मैंने मेरे ख्याल से 8 या 9 में तो रूट कनाल करनी पड़ी, बिकॉज रेडिएशन कैरीज थी, उसके बाद भी वो मेंटेन नहीं कर पाता था, देन आई हैड टू डू दैट। ठीक है, सो आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स related, so it is actually, it has worse effects on oral mucosa. So basal cells of oral mucosa is most affected. ठीक है, सो वेजिटेटिव सेल्स जो है, इंटरमाइटोटिक सेल्स जो है, मोस्ट अफेक्टेड होते हैं हमारे। ठीक है, और लीस्ट जो होते हैं हमारे फिक्स्ड पोस्ट माइटोटिक सेल्स होते हैं, दीज आर न्यूरॉन्स, राइट? सो फॉर द गोनैड्स एंड बोन मैरो,
वी हैव मैक्सिमम परमिसिबल डोज कितनी बताई मैंने अभी आपको 5 आ रही है, ठीक है। अगर हम बात करें स्किन की, स्किन का बताया मैंने आपको 15, ठीक है। और नॉन ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट्स, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिटस का कितना बताया आपको 0.5, जनरल पब्लिक का कितना बताया 0.5, और नॉन ऑक्यूपेशनल जो है उनकी स्किन का कितना बताया 5, ठीक है। दीज आर ऑक्यूपेशनल, दीज आर नॉन ऑक्यूपेशनल। यू गेट टू डिफरेंट क्वेश्चंस कि ऑक्यूपेशनल है तो कितना होना चाहिए, नॉन ऑक्यूपेशनल है तो कितना होना चाहिए, ठीक है। सो देयर इज अ क्वेश्चन, वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट द मैक्सिमम परमिसिबल डोज ऑफ रेडिएशन टू द ऑपरेटर ऑफ एन एक्सरे मशीन इज। सो ऑपरेटर की बात करिए तो कितना होना चाहिए 5 आ रही है, ठीक है। अगर ऑपरेटर की बात नहीं करी होती, नॉन ऑक्यूपेशनल की बात की होती, तो होता हमारा कितना पॉइंट होता। फाइव एम 0.5 Yes, REM. yes. So that's how you have to be particular about the questions, that घुमाने के लिए they'll give you some particular things कि आप घूम जाओ, ठीक है। So you have to take care of all the things when you'll be able to understand all the things, you can directly evaluate कि हम इस question को कैसे attempt करना है। I'll tell you how to attempt the question. Right now we are just covering the theory part, ठीक है। Individual working in radiology department have more exposure to radiation than non-radiation exposure, so the risk of being affected with cancer is high in radiation worker. Again, there is one question: the medical specialty in which there is a statistical higher incidence of leukemia, dentistry, internal medicine, radiology, or anesthesiology? The answer is C, because radiology department एक ऐसी medical facility specialty है जहाँ पे आपको incidence of leukemia, that means blood cancer का सबसे ज्यादा रहेगा, right? And which affects the more, so हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेजिटेटिव इंटरमाइटोटिक सेल्स आर जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव हैं, दीज आर स्पर्मेटोजेनिक बेसल सेल्स ऑफ ओरल म्यूकोस मेम्ब्रेन। मोस्ट रेजिस्टेंट आ गए फिक्स्ड पोस्ट माइटोटिक सेल्स, जिसमें आपके न्यूरॉन्स आ गए, स्ट्राइटेड मसल्स आ गई, ठीक है। सो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, ये क्वेश्चन एम्स 14 नवंबर 14 में आ चुका है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यूज बेसल सेल लेयर, ठीक है। फिर आपका लेस रेडियो सेंसिटिव में आगे डिफरेंशिएटिंग इंटरमाइटोटिक सेल्स, मल्टी पोटेंशियल कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। एंड रेजिस्टेंट में आपका एक और आ जाता है रिवर्टिंग पोस्ट माइटोटिक सेल्स, जिसमें आपके एसिनर सेल्स आते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के सेल्स आ जाते हैं, डक्टल आ जाते हैं, पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ ग्लैंड्स लाइक लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, ये मिनिमम अफेक्टेड आ जाते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी डोसेज की। अब हम बात करेंगे अलारा प्रिंसिपल की। हैव यू हर्ड ऑफ अलारा प्रिंसिपल? नाम तो सुना No, होगा, sir. नाम नहीं सुना? ओके, देयर इज वन प्रिंसिपल व्हिच इज कॉल्ड अलारा प्रिंसिपल. So what is Alara principle is as low as reasonably achievable. That means we have to maintain, we have to make sure, we have to be particular about the dosage of radiation, that it should be as low as reasonably achievable. That means the radiation which does not affect rather than provide benefit to us. Okay, so there is one graph. There is one terminology which I would like to use is non-lethal dose, but non-lethal कुछ होता नहीं है. Just to explain you something. So effective dose equivalent, like suppose this is your graph, responsiveness and your dosage. अब हम बात करें, up to particular dosage there is no effect on anything of body part except sometimes to skin rashes and all, which is not permanent. So up to that area, this point is called as threshold.
ठीक है, एंड दिस एरिया इज नॉन threshold. So this area will not affect, that much dose will not affect up to any extent to our body part. But from here, we cannot say that this much of radiation required for any damage. This much of radiation can also damage. This much of radiation can also damage. This much of, that means beyond this, the damage will start from anywhere. This is your ALARA principle. So we have to follow this principle, that we have to maintain the dose as low as reasonably achievable. That means we have to get maximum benefit with least of dose, that हमें इफेक्ट भी मिल जाए और नुकसान भी ना हो. ठीक है, that is called effective dose equivalent. Effective dose equivalent. ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत जो है ना ये लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा दिस इज ड्राई सब्जेक्ट, बट या वी हैव टू फेच इट, बिकॉज ये इससे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो वन थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मोर, दैट SI unit, traditional unit, and its importance. So first is quantity, SI unit, traditional unit, and its importance. So first is exposure. Quantity of exposure, we will, SI unit is coulomb, sorry, coulomb per kg, and traditional unit is Roentgen. It measures radiation quantity. Radiation quantity, right? Now absorbed dose, quantity of absorbed dose, SI unit is gray. ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि absorbed dose we will measure in gray, GY, which is SI unit, and traditional unit is red. So 1 gray is equal to 100 red. So it measures energy absorbed by ionizing radiations per unit mass. So आपको सिंपल सा याद रखना, जहां ग्रे की बात हो रही है दैट मींस क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्ब डोज. एब्जॉर्ब डोज है तो ग्रे यूनिट्स. ठीक है, नाउ कम टू इक्विवेलेंट डोज. क्वांटिटी ऑफ इक्विवेलेंट dose, this you have to ratify because we don't have any shortcut for that. Equivalent dose is Sievert, SV. Sievert traditional unit is rem. So 1 Sievert is equal to 100 rem. And importance is it is used to compare biological effects of different types of radiation on tissue. It is used to compare biological effects of different types of radiation on tissue. Biological effects की जहां बात आ जाएगी वहां हम रेम और सीवर्ट से बात करेंगे. अभी आपने देखा हम स्किन की बात कर रहे थे, हम गोनैड्स की बात कर रहे थे, दैट वाज इन रेम, नॉट इन ग्रे, राइट? एंड कम टू रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो बेक्वेरेल, BQ,
एंड ट्रेडिशनल यूनिट इज क्यूरी। ये तो सभी ने सुना ही है। इट डिस्क्राइब द डिके रेट ऑफ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैडम क्यूरी से याद रखो, हमने रेडियो एक्टिविटी की बात करनी है तो क्यूरी में बात होगी, ठीक है। आपको बायोलॉजिकल इफेक्ट की बात होगी तो सीवर्ट में बात होगी और रेम में बात होगी। एब्जॉर्ब डोज की बात होगी तो ग्रे में बात होगी। बाकी आपका बचे क्या, एक बच गया एक्सपोजर की बात होगी तो आपका कूलम में होगी। बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा रटोफाई करना पड़ेगा, then you'll get. Now I think we have questions to discuss. मैंने कुछ questions आपको डाले थे उसमें, तो let us discuss these questions. एक बार reconnect कर लो क्योंकि अभी सेशन खत्म होने वाला है, फिर हम questions कर लेते हैं।